साल 2019 में भारत सरकार की ओर से जब रेलवे में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की शुरुआत की गई थी तो इसको रेलवे के इतिहास में सबसे बड़े सुधारों में से एक सुधार के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अब सरकार को अपने इसी बड़े डिसीजन को वापस लेना पड़ा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस वापसी के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार की ओर से, रेलवे की ओर से, रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, उस रिक्रूटमेंट को वापस क्यों ले लिया गया है और सरकार वापस अपनी पुरानी प्रक्रिया पर क्यों चली गई है। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम खबर पे बात करेंगे, खबर को थोड़ा और से डिटेल से समझेंगे। इसके बाद इसके बैकग्राउंड को भी देखेंगे, यानी कि 2019 में जब शुरुआत हुई थी तब मामला किस तरह का था, किस तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिलती थी, वहां पर अलॉटमेंट कैसे होता था, रिक्रूटमेंट कैसे होता था। तो इन तमाम चीजों को जो है बैकग्राउंड को एक बार हम यहाँ पर समझने वाले हैं। फिर विलय के कारण समस्याएं क्या पैदा हुई, यानी कि जब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की शुरुआत हुई उसके बाद जो 2 बार रिक्रूटमेंट हुआ, उस रिक्रूटमेंट के में क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, उन प्रॉब्लम्स पर भी बात करेंगे। फिर ये जो निर्णय आया है, जो रीसेंट डिसीजन है सरकार का, जहां पर पुरानी प्रक्रिया में वापस चले गए हैं, उस निर्णय के विरोध में क्या कहा जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल भी होने वाला है जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं, जहां पर आपको निर्णय और मामले या फिर सरकारी हस्तक्षेप का एक खंड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि अगर आप UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 2 फाउंडेशन कोर्स आपके लिए मौजूद हैं। जयपुर में कोर्स की शुरुआत जो है वो 7 अक्टूबर यानी कि आज से हो रही है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक कोर्स आपको लखनऊ में मिलेगा जहां पर कोर्स की शुरुआत जो है वो 18 अक्टूबर से हो रही है। तो अगर आप इन बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे सेंटर के पास रहते हैं तो वहां पर भी आपको जो है जो काउंसलिंग की सुविधा है वो मिल जाएगी, वहां पर आप सेंटर पे जा सकते हैं और तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 8750187501। तो ये नंबर है जिस पर आपको संपर्क करना है, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है कुछ काम की बातें की, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और काम की बात की जाए, खबर को देखा जाए। तो खबर हमारी यही है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए अपनी पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर से बहाल कर दिया है, जिसके तहत आपका UPSC द्वारा आयोजित जो 2 परीक्षाएं हैं, एक परीक्षा है आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम और दूसरी परीक्षा है आपका इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा। इन दोनों के माध्यम से रेलवे अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इससे पहले अगर आप देखें तो ये जो निर्णय है, ये निर्णय बेसिकली 2019 के एक डिसीजन को रद्द करता है, जहां पर सरकार की ओर से केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में जो है भर्तियां की जा रही थी। तो पुराने डिसीजन को यहां पर बदल दिया गया है, वापस जो है जो 2019 का डिसीजन था उसको बदल दिया गया है और वापस सरकार 2019 से पहले वाली व्यवस्था पर चली गई है। तो अब इसको और ढंग से समझने से पहले कि यहां पर क्या हुआ है, क्या समस्याएं आई हैं, उनको समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा। यानी कि हमें ये जानना पड़ेगा कि बेसिकली हुआ क्या था 2019 में। तो 2019 में अगर आप देखें, 2019 में सरकार ने रेलवे की तमाम सेवाओं को मिला दिया। रेलवे की तकरीबन आप देखें पहले 5 सेवाएं इंजीनियरिंग सर्विस की हुआ करती थी और 3 सेवाएं जो हैं आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की हुआ करती थी। तो टोटल 8 सेवाएं जो हैं उस समय 2019 से पहले जो है रेलवे में हुआ करती थी। लेकिन 2019 में सरकार ने इन 8 सेवाओं को कंसोलिडेट किया और इसके माध्यम से एक नई सर्विस बनाई गई, जिस नई सर्विस को आज हम जानते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के नाम से। इसका गठन किया गया। इसका लक्ष्य यह था कि बेसिकली रेलवे में संचालन को और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाया जा सके और इसमें विभागीयता को कम किया जा सके, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन को कम किया जा सके। पहले समस्या ये आती थी कि बेसिकली आपका रेलवे में जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनके कैडर के ऑफिसर्स के बीच में आपका एक डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता था, सभी लोग आपस में बट जाते थे। तो रेलवे का मकसद ये था कि बेसिकली सभी जो कैडर्स हैं उन सबको एक साथ लेकर के आया जाए, उन सबको इंटीग्रेट किया जाए ताकि डिपार्टमेंटलाइजेशन के माध्यम से जो डिवीजन होता है वो डिवीजन कम हो सके।
तो अब पहले के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, पहले क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था, तो पहले रेलवे में आपको दो तरह की सर्विसेज देखने को मिलती थी। तो दो सर्विसेज आपकी पहले रेलवे की हुआ करती थी। इसमें से एक सर्विस थी आपकी टेक्निकल सर्विसेज और एक सर्विस थी आपकी नॉन टेक्निकल सर्विसेज। अभी जो टेक्निकल सर्विसेज हैं इसमें टोटल 5 सर्विसेज हुआ करती थी और नॉन टेक्निकल सर्विसेज में टोटल आपकी 3 सर्विसेज हुआ करती थी। तो जैसे नॉन टेक्निकल सर्विसेज हो गई आपकी भारतीय रेलवे लेखा सेवा हो गई, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हो गई, भारतीय रेलवे यातायात सेवा, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, इसके अलावा भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा हो गई, पर्सनल सर्विसेज हो गई। तो ये 3 सेवाएं हो गई आपकी नॉन टेक्निकल सर्विसेज जो कि यहां पर आती हैं। फिर आपकी टेक्निकल सर्विसेज अगर आप देखें तो भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा हो गई, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग हो गई, भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई। तो इस तरह की 5 सेवाएं यहां पर थी। तो आप सीधे तौर पर डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो सेवाएं हैं ये आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड वाली नहीं है, जबकि ये जो सेवाएं हैं यहां पर आपको टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए। अब पहले क्या होता था कि जो 3 आपकी नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं यहां पर जो नियुक्ति होती थी वो नियुक्ति आपका सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती थी, जिसको हम आम भाषा में आईएएस परीक्षा बोलते हैं। जबकि जो दूसरी ये जो 5 सेवाएं हैं, इन 5 सेवाओं में जो परीक्षा होती थी, जो चयन होता था, वो इंजीनियरिंग सेवा के माध्यम से किया जाता था, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता था। लेकिन 2019 में सरकार एक बड़ा बदलाव लेकर के आती है और इन सभी सेवाओं को कंसोलिडेट कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है और इसके माध्यम से एक सर्विस का निर्माण होता है, जिस सर्विस को हम बोलते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और इस सर्विस को यूपीएससी एग्जाम में शामिल कर दिया, यूपीएससी एग्जाम में भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि अब आपको याद होगा कि 2019 में जब ये डिसीजन आया था तो उसके बाद 2 साल बाद अगर आप देखें, क्योंकि 2 साल तक इसके माध्यम से सर्विस अलॉटमेंट नहीं हुआ था, 2 साल बाद अगर आप देखते हैं तो वो सर्विसेज में आपको अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि यहाँ की जो 5 सर्विसेज हैं ये भी आपका सीएसई यानी कि सिविल सेवा परीक्षा में शामिल कर दी गई थी। तो इसी वजह से जो है आपका जो वैकेंसीज थी उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को लेकर के बात की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर जो है डीमर्जर क्यों किया जा रहा है। जब सरकार ने 2019 में उनका विलय कर दिया था तो अब उनको विलय की वजह से क्या समस्याएं आई जिसकी वजह से अब यहाँ पर डीमर्जर किया जा रहा है। तो उन समस्याओं की अगर आप बात करें, सबसे बड़ी जो समस्या आई वो समस्या आई आपका टेक्निकल सर्विसेज में। सब टेक्निकल सर्विसेज में समस्या कैसे आई? तो टेक्निकल सर्विस में समस्या इसलिए आई क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के माध्यम से जो टेक्निकल सर्विसेज की भर्ती हो रही थी वो भर्ती जर्नलिस्ट एस्पिरेंट्स की जा रही थी। जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप सिविल सर्विसेज के माध्यम से भर्ती कर रहे थे हम, और सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्राइटेरिया को अगर आप देखें, यहां पर ग्रेजुएशन को एक क्राइटेरिया के तौर पर जो है डिसाइड किया गया है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रेलवे की टेक्निकल सर्विसेज में भी जो है एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब समस्या यहीं से पैदा होती है। समस्या यह है कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, कोई एस्पिरेंट है, उसने इतिहास के विषय से जो है अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है। अब उसने अगर इतिहास के विषय से ग्रेजुएशन पूरी की है और वो सिविल सर्विसेज में बैठता है, उसको रैंक भी मिलती है, लेकिन रैंक मिलने के बाद उसको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिल जाती है और मैनेजमेंट सर्विस के भीतर भी उसको कोई टेक्निकल सर्विस अलॉट हो जाती है। अब आप सोच करके देखिए कि जिस एस्पिरेंट ने अपने पूरे जीवन में ग्रेजुएशन में, आप कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसने इतिहास को पढ़ा है, उसने ह्यूमैनिटीज के विषय को पढ़ा है, और अब अचानक से उस एस्पिरेंट को ये कहा जाए कि आपको जो है टेक्निकल सर्विसेज की पढ़ाई करनी है, अब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, अब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, अब आपको सिग्नल इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो जाहिर तौर पर उस एस्पिरेंट के सामने एक बड़ी समस्या आ जाएगी और हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा भी ना कर पाए। तो उसी बात को लेकर के यहां पर जिक्र है कि जो सिविल सर्विसेज के माध्यम से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में भर्तियां हो रही थी वो बहुत ज्यादा सामान्यवादी विद्यार्थियों की हो रही थी, वो जर्नलिस्ट अभ्यर्थियों की हो रही थी। ये अभ्यर्थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ठीक हैं, ये अभ्यर्थी इंडियन पुलिस सर्विस के लिए ठीक हैं, ये अभ्यर्थी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए ठीक हैं। लेकिन जब इन अभ्यर्थियों की बात आती है कि आपको टेक्निकल काम करने हैं तो वहां पर उनके सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो नहीं रहा है, उन्होंने कभी भी उस चीज की पढ़ाई नहीं की है। तो ये एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं बैरियर यहां पर आ रहा था, और इसी बैरियर का प्रभाव था कि रेलवे में जो है कई लंबे समय से जो अभ्यर्थी थे उनकी भर्ती रुकी हुई थी। वहां पर जो है जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वहां पर बहुत ज्यादा अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो टेक्निकल ऑफिसर्स की कमी यहां पर रेलवे में महसूस की जा रही थी। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर्स की जो कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए प्रमोशंस का सहारा लिया जा रहा था, यानी कि जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स थे उनको सीनियर रैंक पर भेजा जा रहा था।
इसके अलावा जो आपके सबऑर्डिनेट रैंक के ऑफिसर्स थे उनको जिम्मेदारियां दी जा रही थी, जो कि रेलवे में परिचालन संबंधी चुनौतियों को पैदा करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंततः ये डिसीजन लिया गया कि अब बेसिकली वापस से हम 2019 से पहले की जो पूरी व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर वापस जाएंगे, और अब जो है जो 3 आपकी नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं उनकी नियुक्ति सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से होगी, और जो आपकी 5 टेक्निकल सर्विसेज हैं उनकी नियुक्ति जो है वो आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के माध्यम से की जाएगी, और दोनों की नियुक्ति का काम जो है वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यानी कि यूपीएससी द्वारा ही किया जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने यहां पर समझा। अब इसका इंपैक्ट अगर आप देखें हमारे एग्जाम पर किस तरह से पड़ेगा, तो इंपैक्ट इस तरह से रहने वाला है कि आगे आने वाले समय में जो वैकेंसीज हैं उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनी थी तो नई सेवाएं आई थी जिसकी वजह से वैकेंसी बढ़ गई थी। अब जब इस सर्विस का वापस आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन होगा तो उसके बाद से वापस आपको सर्विसेज में कमी आती हुई नजर आ सकती है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर थे। अब एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर इस निर्णय का विरोध क्यों हो रहा है, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो विरोध इस आधार पर किया जा रहा है, सबसे पहले तो समस्या यह है कि जिन लोगों की भर्ती अभी तक हो गई है, क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को 2019 में बना दिया गया था, इसके बाद 2 साल तक यहां पर भर्ती नहीं हुई, यानी कि 2021 आप कह सकते हैं 2020 और 2021 में यहां पर भर्ती नहीं हुई थी। लेकिन 2 बैच यहां पर हुए हैं, 2022 का और 2023 का। ये दो बैच जो हैं यहां पर जिनकी भर्ती हो गई है उनके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि अब उनका भविष्य किस तरह का रहने वाला है, उनको कहां पर सर्विस अलॉटमेंट किया जाएगा। तो अगर डीमर्जर होता है तो ये जो ऑफिसर्स हैं 2022 और 23 वाले, इनके सामने एक बड़ी समस्या आ सकती है। इसके अलावा रेलवे के जो पुराने कर्मचारी हैं उनका जो मोराल है वो भी यहां पर प्रभावित हो सकता है इस पूरी सर्विस की वजह से, तो इस पूरे डीमर्जर के प्रोसेस की वजह से। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखने हैं। अब ये पूरा टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल अगर आप देखें, हमारा सवाल है कि भारतीय रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहां पर मौजूद है। रेलवे बोर्ड बेसिकली आपका वो इकाई है जो कि भारत में रेलवे को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होती है, रेलवे के ओवरऑल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। तो आपको ये बताना है कि रेलवे बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है, वो कहां पर आपको मिलेगा। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।